स्टूडेंट, वेलकम टू निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे बच्चों, आज हम पादपों की जो दुनिया थी उसमें एक नया जगत लेकर आए हैं, टेरिडोफाइटा। इससे पहले की क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आपको याद होगा, प्रथम स्थलीय पादप पढ़ा था। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र, कैसे इनमें जीवन चक्र कंप्लीट होता है, क्या क्या प्रोसेस इनकी होती है जीवन चक्र में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको समझना है। चित्र भी आपके सामने यहाँ पर सिलेजिनेला पादप का चित्र यहाँ पर दे रखा है। कौन सा पादप है बच्चों? सिलेजिनेला। तो सिलेजिनेला कौन से वर्ग का पादप है? टेरिडोफाइटा का। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीवन चक्र से बहुत ज्यादा संबंधित है। पहला पॉइंट आया है बीजाणुद्भिद पीढ़ी, यानी कि आपको कभी भी जब आप कोई भी जीव को पढ़ेंगे तो उसके जीवन में दो पीढ़ियां चलती है। दो पीढ़ियां यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। अगर हम बात करें बीजाणुद्भिद तो इसको हम यहाँ पर एक नाम और दे सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, गेमीटोफाइट। इसी का ही नाम है गेमीटोफाइट। और यहाँ पर जो बीजाणुद्भिद है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। नजर आ रहा है स्पोरोफाइट? तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य पीढ़ी क्या बताई गई है? बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट। और द्वितीय पीढ़ी बताई गई है युग्मकोद्भिद यानी कि गेमीटोफाइट। तो जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि प्रत्येक जीव के जीवन में दो पीढ़ियां पाई जाती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो इनको समझने का समय भी आ चुका है, आपको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना है बच्चों। बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या होती है, प्रथम कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, ये हम स्थिति के अकॉर्डिंग या जो पादप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ते जाएंगे। लेकिन मेन जो आज हमारा मेन उद्देश्य है वो है इन शब्दों को समझना। तो यहाँ पर आप देखिए, बीजाणुद्भिद का मतलब आपको बताना है 2n। 2n का मतलब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो चुकी है? गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण हो चुकी है, द्विगुणित हो चुकी है। यानी कि ऐसा पादप जो गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होने के बाद ही अपना संपूर्ण विकास करता है, उसे हम कहेंगे बीजाणुद्भिद पीढ़ी। और दूसरा शब्द आया युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी क्या होती है? अगुणित होती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो चुकी है? आदि हो चुकी है। तो यहाँ पर आपने देखा, अब इनको हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मुख्य पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी क्या है। तो टेरिडोफाइटा जैसे ही हम पढ़ते हैं आपको मुख्य पीढ़ी कौन सी बतानी है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी, स्पोरोफाइट पीढ़ी मुख्य बतानी। क्यों? क्योंकि ये पादप अब कैसा हो चुका है? विकसित हो चुका है। तो ये जब तक गुणसूत्रों की संख्या पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसमें संपूर्ण विकास नहीं होगा, तो जैसे ही गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है उस पीढ़ी को हम क्या बोलते हैं? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी पूरी हो गई, ठीक। अब यहाँ पर इसने जड़ तना पत्ती बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरी पीढ़ी कौन सी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी कैसी है? अगुणित, यानी कि कौन सा विभाजन करना पड़ेगा इसको? अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। आया समझ में? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तभी तो गुणसूत्रों की संख्या आदि होगी। और कौन सी पीढ़ी आएगी? युग्मकोद्भिद पीढ़ी, जिसको हम गेमीटोफाइट भी कहते हैं। राइट? दो शब्द थे यहाँ पर, इनको समझना हमारी जिम्मेदारी थी। अब आप देखिए अगला शब्द क्या लिखा हुआ है? प्रोथेलस। प्रोथेलस कहां से आया, कैसे आया? चलो इसको देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको पता चली गया कि कौन सी पीढ़ी मुख्य है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी मुख्य है। अब बीजाणुद्भिद पीढ़ी यहाँ आप इस सिलेजिनेला के चित्र में भी आसानी से समझ सकते हैं, यानी कि पादप ने अपना बढ़िया विकास, संपूर्ण विकास कर लिया है। जड़
दिख रही है जड़ आपको, जड़ें दिख रही है, जड़, तना, स्तंभ जिसको कहा गया है, पत्तियां दिख रही है आपको, पत्तियां, यानी कि जड़, तना, पत्तियां तीनों चीजें कंप्लीट हो चुकी है। वो कौन सी पीढ़ी से गुजर रहा है? पादप बीजाणुविद पीढ़ी से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ पर जो बीजाणु बनाती है उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? बीजाणु बनाने वाली कोशिकाओं को बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ उपस्थित है? बीजाणुविद में, यानी कि जड़, तना, पत्ती जिसमें बन चुके हैं। तो कुछ पत्तियों ने यहाँ पर बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके अंदर क्या थी? बीजाणु धानियां थी। बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहाँ होगी? बीजाणु धानी के अंदर। ठीक है, बीजाणु धानी मतलब एक कंप्लीट संरचना जिसके अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। इन्होंने कौन सा विभाजन किया बच्चों? इन्होंने किया अर्धसूत्री विभाजन। अब आप जानते हो अर्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो बनने वाली संरचना को क्या कहेंगे? बीजाणु कहेंगे, बीजाणु। और बीजाणु क्या है? अगुणित, यानी कि n। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई? आधी हो चुकी है। ठीक है, जीवन चक्र पढ़ रहे हैं अपन टेरिडोफाइटा का। कहां से शुरुआत की? बीजाणुविद से। क्या बनाई संरचनाएं? बीजाणु। अब बीजाणु यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों? बीजाणु यहाँ पर अंकुरित हो जाएंगे और अंकुरित होकर पादप बनने की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या कैसी चल रही है? आधी। इस पीढ़ी को हम क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद बनना शुरू हो गया, उसने अपना विकास करना शुरू कर दिया। ऐसी संरचना को आप क्या कहोगे? प्रोथेलस। किसने बनाई प्रोथेलस? बीजाणु ने अंकुरण करके युग्मकोद्भिद का निर्माण किया, उस युग्मकोद्भिद ने अपना विकास किया, जिसे प्रोथेलस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही प्रोथेलस का निर्माण हुआ, ये प्रोथेलस अब यहाँ पर कौन सा जनन करना चाहेगा? लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन के लिए आप जानते हो क्या क्या शर्त होती है? पूधानी और स्त्रीधानी, इससे पहले पढ़ के निपटे हैं। पूधानी और स्त्रीधानी। अब पूधानी क्या है? नरजन्नांग है, पढ़ा था हमने। नरजन्नांग का नाम बताइए? पूधानी। मादा जन्नांग का नाम बताइए? स्त्रीधानी। पढ़ चुके हम बहुत अच्छे ढंग से। बन चुकी यहाँ पर पूधानी और स्त्रीधानी। बाकी आगे की संरचना आपको पता है इसी। पूधानी में यहाँ पर नर युग्मक बनेगा और मादा जन्नांग यानी कि स्त्रीधानी में क्या बनेगा? मादा युग्मक। नर और मादा युग्मक चाहिए कौन से जनन के लिए? लैंगिक जनन के लिए। तो यहाँ पर लैंगिक जनन की शुरुआत कौन सी पीढ़ी ने की? युग्मकोद्भिद पीढ़ी ने, जो कुछ समय के लिए बन रही है। अब यहाँ पर आप जानते हो नर और मादा युग्मक के मिलने के बाद क्या बनता है? युग्मनज। पढ़ा हुआ है हमने। अब युग्मनज यहाँ पर अपना विकास करता है और विकास करके लगातार समसूत्री विभाजन को यहाँ पर करता है। युग्मनज कौन सी संरचना है? द्विगुणित, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो चुकी है? डबल हो चुकी है। यहाँ पर आप जानते हो युग्मकोद्भिद ने अपना विकास कौन सी अवस्था में किया था? अगुणित अवस्था में किया था अपना विकास, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है। समझ में आएगा? धीरे धीरे आपको समझना है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि नर और मादा युग्मक दोनों आधे अधूरे थे और इन्होंने आपस में मिलने का फैसला किया और मिलने के बाद क्या बन गया? युग्मनज। युग्मनज में आप जानते हो गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो जाती है
और यहाँ पर जैसे ही गुणसूत्रों की संख्या पूरी हुई, युग्मनज ने अपना विकास किया और युग्मनज किस में बदल गया? बीजाणुद्भिद में, यानी कि स्पोरोफाइट में। जड़ तना पत्तियां सब उसमें दिखाई देने लग गई, जड़ तना पत्तियां बन गई बच्चों। तो यहाँ पर बीजाणुद्भिद ने अपना विकास कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी पीढ़ी मुख्य हुई, तो बिल्कुल अब पूरी तरह युग्मनज ने अपना विकास कर लिया है बीजाणुद्भिद के रूप में, और वो ऐसा कंप्लीट आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मुख्य पीढ़ी कौन सी मानी जाएगी? बीजाणुद्भिद पीढ़ी। आया समझ में यहाँ तक? वेरी गुड। इसके बाद अपन देखते हैं टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। अब यहाँ पर वर्गीकरण आ चुका है टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा को यहाँ पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। बहुत सिंपल सा वर्गीकरण यहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। साइलोप्सिडा पहला वर्ग है, साइलोटम इसका उदाहरण है, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला इसके 2 उदाहरण है बच्चों। स्पिनोप्सिडा, इक्विसिटम जिसे हॉर्स टेल भी कहते हैं, घोड़े की पूंछ, हॉर्स टेल, क्योंकि इसकी संरचना वैसी होती है। टेरोप्सिडा, टेरिस टेरिडियम जो सजावटी पादपों के रूप में उगाए जाते हैं। और आपको ध्यान रखना है टेरिडोफाइटा का कोई विशेष महत्व यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हम इन्हें केवल सजावटी पादपों के रूप में ही उगाते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा का काफी महत्व हमने पढ़ा था, यहाँ पर टेरिडोफाइटा का बस ज्यादा महत्व आपको नहीं याद रखना है। नॉर्मली आपको सजावट के लिए इन पादपों को उगाते हैं, मकानों के बाहर आपने गमले में लगे हुए देखे होंगे। ये यहाँ पर इक्विसिटम का ही एक डायग्राम है। इक्विसिटम में इस तरह देखिए पत्तियां किस टाइप की बनी हुई है, और ऊपर यहाँ पर देखो इस तरह की संरचना है। ये इक्विसिटम पादप का चित्र है जो आपको एक मेमोरी के हिसाब से नॉर्मली याद रखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जिम्नोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है जिम्नोस्पर्म। जैसा कि आप बात करते हैं सबसे पहले कि जिम्नोस्पर्म का मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। जिम्नोस्पर्म पादप का मतलब होता क्या है? तो जिम्नो का मतलब यहाँ पर आपको समझना है नग्न, और स्पर्म का मतलब समझना है बीजी। क्या शब्द सामने आया? नग्न बीजी। एक हिंदी में और एक शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूँ, अनावृत। हिंदी का ही दूसरा शब्द बन गया नग्न का मतलब अनावृत, जिसके ऊपर आवरण न हो, अनावृत। और स्पर्म को यहाँ पर आप बीजी कह सकते हैं, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी पादप किन्हें कहते हैं? जिनमें बीज उपस्थित होते हैं लेकिन बीजों के चारों तरफ क्या एब्सेंट है बच्चों? क्या अनुपस्थित है? फल, यानी कि फल इनमें नहीं पाए जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है। बीज कैसे होंगे? ओपन, खुले बीज। क्यों? क्योंकि बीज किसके अंदर बंद रहते हैं? बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। धीरे धीरे आराम से समझना है बच्चों। जिम्नोस्पर्म का यदि आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो आपको बताना है इसमें उन पादपों को रखा गया है जिनके बीज खुले होते हैं, जिनमें फल अनुपस्थित होता है। अब फल अनुपस्थित क्यों हुआ? क्योंकि इनमें जो फूल के समान संरचना बन रही है उस संरचना में अंडाशय अनुपस्थित होता है, और अंडाशय ही किस में बदल जाता है? अंडाशय ही आगे चलकर फल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक भी सामने बताया जा रहा है कि अंडाशय ही फल बनाता है, इसीलिए फल एब्सेंट है क्योंकि अंडाशय यहाँ पर है ही नहीं। तो जब अंडाशय नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा। आया समझ में इसका अर्थ? यह अर्थ हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है इन पादपों की पत्तियां देखो आपको किस तरह की नजर आ रही होगी। इन पादपों की पत्तियां थोड़ी आपको नुकीली टाइप की नजर आ रही होगी, जो यहाँ पर इनको बताती है कि ये मरुस्थलीय पादपों से समानता रखते हैं। यानी कि ये पादप जो गर्म आवास है, गर्म स्थान है, वहां पर भी ये उग सकते हैं। क्यों उग सकते हैं? क्योंकि इनकी पत्तियां
किस टाइप की है, नुकीली है। तो वाष्पोत्सर्जन कैसा होगा बच्चों, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होगा, जल की हानि बहुत कम होगी। तो बताइए मरुस्थल का लक्षण हुआ कि नहीं हुआ, जल की हानि कम होना। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला एक नया इंपॉर्टेंट शब्द आया है बीजाणुपर्ण। बीजाणु इससे पहले हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनकी पत्तियों की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। बीजाणुपर्ण वाली पत्तियां इनमें देखी गई है। अब बीजाणुपर्ण किसे कहते हैं, ऐसी पत्तियां जो बीजाणुओं का निर्माण करती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ, इनमें जो बीजाणुपर्ण थी उन बीजाणुपर्ण ने यहाँ पर क्या बना लिए, शंकु के समान संरचना बना ली। बीजाणुपर्ण ने क्या बनाई बच्चों, बीजाणुपर्ण ने यहाँ पर शंकु बना लिए। शंकु आप जानते हो त्रिकोणीय संरचना है, त्रिभुजाकार संरचना है शंकु। इस टाइप की शंकु रूपी संरचना यहाँ पर बन चुकी है। अब इसमें है दो प्रकार के शंकु, नर शंकु, मादा शंकु। यानी कि विकास का जो क्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। हम पादप वर्ग में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और चौथे वर्ग पे आ चुके हैं जिम्नोस्पर्म पे। तो बताइए पादपों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है यहाँ पर विकास। मुख्य पीढ़ी वही रहेगी। अभी जब अपन टेरिडोफाइटा में पढ़ रहे थे बच्चों, तो वहां पर भी जो है बीजाणुद्भिद पीढ़ी को हमने क्या बताया था, मुख्य पीढ़ी बताया था। वाकई में अब मुख्य पीढ़ी बीजाणुद्भिद का होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब पादप विकसित हो गया। अब उसका अगर गुणसूत्रों की संख्या आधी अधूरी होगी, तो आधी अधूरी होगी गुणसूत्रों की संख्या, तो कैसे विकास संभव है। तो गुणसूत्रों की संख्या पूरी होगी तो पादप अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा। तो बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट और द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या आपको इस पीढ़ी में बतानी है। द्वितीय पीढ़ी कौन सी है बच्चों, द्वितीय पीढ़ी वही युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट, गुणसूत्रों की संख्या आदि। कब होगी आदि, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात चल रही है शंकु का निर्माण। शंकु शब्द आएगा कोन, जिसको बोलते हैं हम कोन शब्द। शंकु शब्द कहां से आया, तो यहाँ पर आपने देखा बीजाणुपर्ण को देखा, बीजाणुपर्ण ने यहाँ पर क्या बना ली, शंकु बना लिए। शंकु कितने प्रकार के होते हैं, शंकु यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, नर शंकु और मादा शंकु। जो नर और मादा को यहाँ पर शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आप देखिए नर शंकु क्या करेगा, नर शंकु यहाँ पर इसके अंदर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, वो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती है और क्या बना लेती है, नर युग्मक, बना नर युग्मक। अब यहाँ पर क्या हुआ, मादा शंकु के अंदर जो है क्या होगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, मादा युग्मक। ठीक है बच्चों, इस तरह नर शंकु और मादा शंकु तक हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शंकु की जानकारी ले ली होगी। शंकु बनना शुरू हो चुके हैं, नर शंकु और मादा शंकु, दो अलग अलग प्रकार के शंकु बनना। सबसे पहले शुरू कौन से पादप वर्ग में हुआ है, जिम्नोस्पर्म में। सारे शब्द आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद का टॉपिक। अब आया अपने पास जीवन चक्र। कैसे जीवन चक्र पूरा होता होगा, तो लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण दो प्रकार की पत्तियां इनमें पाई जाती है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि नर शंकु और मादा शंकु का निर्माण करती है। पढ़ा था हमने अभी। नर शंकु और मादा शंकु बन गए, किन्होंने बनाए, गुरु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणुपर्ण नहीं। अब यहाँ पर आगे का उद्देश्य तो आपको पता है, इसे नर शंकु के अंदर नर युग्मक और मादा शंकु के अंदर मादा युग्मक बनेंगे। कौन से विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे।
एक शब्द आया यहाँ पर, पहली बार एक शब्द इस्तेमाल करेंगे अपन, परागण, पोलिनेशन, परागण। परागण किसे कहते हैं? 10th क्लास में आपने थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन कर रखा होगा, ज्यादा आपको नहीं पूछा जा रहा है, नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है परागण होता क्या है। परागण को समझने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, आया कुछ समझ में? परागण में क्या हो रहा है? देखिए दिशा, ये दिशा उल्टी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर हवा के माध्यम से परागकण यानी कि नर युग्मक कहाँ पहुंच रहा है? मादा युग्मक तक, यानी कि मादा पादप तक। ठीक है, हवा के माध्यम से आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण। यानी कि मादा युग्मक के पास वर्तिकाग्र एक संरचना है, उस वर्तिकाग्र पर क्या पहुंच चुका है? नर युग्मक, यानी कि परागकण। परागकण को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए कौन गति कर रहा है, कौन गमन कर रहा है, कौन ट्रांसफर हो रहा है? परागकण। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहेंगे? परागण। अब इसके बाद क्या होता है? युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है, बीज बनता है, और बीज के बाद यहाँ पर बस यही चीज यहाँ पर समाप्त हो जाती है कि बीज यहाँ पर बन के रह जाता है, फल का निर्माण इसमें नहीं होता है। एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस। देखा आपने इस प्रकार के पादपों को कभी देखा? सजावट के लिए उद्यान वगैरह में उगाए जाते हैं ये पादप, घर की सजावट के लिए भी उगाए जाते हैं, उद्यानों में, होटलों में इस प्रकार के पादप आपने देखे होंगे। तो ये है साइकस और पाइनस पादप, उदाहरण याद हो गए होंगे आपको। वेरी गुड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब अपने पास टॉपिक आया है बच्चों एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आते तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हमारा अंतिम पादप वर्ग है, नंबर 5, यानी कि सबसे ज्यादा विकसित पादप वर्ग कौन सा है? एंजियोस्पर्म। क्यों पड़ा इसका नाम एंजियोस्पर्म? बताइए फटाफट, इसका नाम एंजियोस्पर्म क्यों पड़ा? एंजियो मतलब आवृत, स्पर्म मतलब तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आवृत बीजी। और सबसे आसान नाम मैं आपको बता देता हूं, पुष्पी पादप। पुष्पी पादप को हम क्या कहते हैं बच्चों? पुष्पी पादप को हम यहाँ पर कहेंगे एंजियोस्पर्म, यानी कि फूल का आना इस पादप वर्ग का मुख्य लक्षण है। देखिए आप क्या दिखाई दे रहे हैं? पुष्प दिखाई दे रहे हैं, पुष्प। तो पहली बार सबसे सुविकसित पुष्प किस पादप वर्ग में बने? एंजियोस्पर्म में। नाम से पता चल रहा है कैसे पादप हैं जो पुष्प उत्पन्न करते हैं और जिनके बीज कहाँ रहते हों बच्चों? जिनके बीज फल के अंदर सुरक्षित हों, ऐसे पादप वर्ग को हम एंजियोस्पर्म पादप वर्ग कहेंगे। अब आप जानते हो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संरचना क्या बनी? पुष्प। पुष्प यहाँ पर क्या है? लैंगिक जनन के लिए बनने वाली संरचना को पुष्प कहते हैं। पुष्प उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि पादप कौन सा जनन करने वाला है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन करने के लिए एंजियोस्पर्म पादपों ने किसका निर्माण किया? पुष्प का निर्माण किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है प्यारे बच्चों, ध्यान से आपको समझना है। अगर आप किसी पादप पर पुष्प आते हुए देख रहे हैं, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर चित्र में आपके सामने पुष्पों को दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फूल बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको, बन रहे हैं फूल। अब ये फूल यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्यों इसको अपन ने हाईलाइट किया, क्यों आपकी मेमोरी में इसको डाला जा रहा है परमानेंट के लिए? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, यदि किसी पादप पर फूल आ रहे हैं तो वो कौन सा जनन करने वाला है? वो यहाँ पर लैंगिक जनन करने वाला है। लैंगिक जनन करेगा, इसीलिए पादप पे क्या आए हैं? फूल आए हैं। फूलों का आना
एंजियोस्पर्म पादप वर्ग का मुख्य लक्षण है। आइए बात समझ में आपके। अब बात चल रही है कि फूल आ गया, तो फूल में ऐसा होता क्या है? तो फूल में आपने देखा नर जननांग और मादा जननांग ये होंगे, यानी कि नर और मादा के बिना लैंगिक जनन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फूल के अंदर क्या बनाना पड़ा? नर जननांग जिसको हम पुमंग कहते हैं, मादा जननांग जिसको हम जायांग कहते हैं। इस टाइप की संरचना में आपने फूल के अंदर देखा होगा। ये पुमंग है बच्चों, जिसकी एक इकाई को हम पुंकेसर भी कहते हैं। ये जायांग है बच्चों, इसकी एक इकाई को हम स्त्री केसर भी कहते हैं। आया याद आपको? वेरी गुड। ये दोनों चीजें कहाँ मिलेगी? पुष्प के अंदर मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो शब्द आया है नर युग्मकोद्भिद, ये यहाँ पर बोला गया है परागकण को। पुमंग के अंदर क्या होगी? लघु बीजाणुधानियां। लघु बीजाणुधानियों में कौन सी कोशिकाएं होगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। क्या बना लेगी? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु का ही नया नाम आपको ध्यान रखना है परागकण। ये तो हो गई पुमंग वाली बात, यानी कि नर युग्मकोद्भिद वाली बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ? ये स्त्री केसर है बच्चों। स्त्री केसर में सबसे इंपॉर्टेंट भाग अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड यानी कि गुरु बीजाणुधानी। जैसे यहाँ लघु बीजाणुधानी थी, वैसे यहाँ क्या होगी? गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी में क्या होगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सा विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों, कितनी कोशिकाएं बनती है? चार कोशिकाएं बनती है बच्चों। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, कब? जब हम यहाँ पर जायांग के बारे में पढ़ रहे हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण पढ़ रहे हैं, तो 3 कोशिकाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। कितनी कोशिकाएं बचेगी? 1। तो इसे हम आगे चलकर मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। शुरू में इसका नाम क्या था? गुरु बीजाणु। जैसे लघु बीजाणु का नाम क्या था? आगे चलकर परागकण। वैसे ही मादा में क्या बना? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु आगे चलकर क्या बन जाता है? मादा युग्मकोद्भिद। अब इसके बाद आगे की क्रिया होती है बच्चों परागण, जो हम अभी जस्ट पढ़ के निपटे हैं। परागण में वही एक फूल के परागकण, देखिए यहाँ पर फूल का निर्माण हो रहा है। एक फूल के परागकण दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण के बाद निषेचन होता है। निषेचन में आप देखते हैं कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है। फलस्वरूप कौन सी संरचना बनती है? तो निषेचन के बाद बनने वाली संरचना है युग्मनज। कौन सी संरचना है बच्चों? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनता है बच्चों? भ्रूण बनता है। भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के बाद क्या बनता है? बीज बनता है और बीज के बाद फल का निर्माण होता है। इस तरह ये एंजियोस्पर्म पादपों का जीवन चक्र भी हमने साथ के साथ पूरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब आपको ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म पादपों का एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो एग्जाम्पल आपको पक्का पता है, इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो भी अपने आसपास देखते हैं वो सारे कौन से पादप होते हैं बच्चों? वो सारे के सारे पादप एंजियोस्पर्म पादप वर्ग के होते हैं, यानी कि आवृत बीजी। आप जो भी नाम लेना चाहते हैं, आम नाम लोगे, नीम, बबूल, पीपल, बरगद, जो भी आप नाम लोगे वो सारे कौन से पादप है? एंजियोस्पर्म। उम्मीद है आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया होगा बच्चों। तो हमारी निशांस कोचिंग की यही विशेषता है
जो भी चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी है, उम्मीद है आपने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ वो पढ़ ली होगी। और जैसा कि आपको पता है, निशांस के साथ आप जुड़े रहिए, निशांस है तो आपकी सफलता निश्चित है।